मेरे दादाजी की फोटो भी हर पार्टी की लगा रही है, लेकिन ये चोर भी लगा रहे, उसका दुख है। कैसा चल रहा है आप लोगों का कैंपेन? चल ही रहा है, पिछले 2 सालों से तो हम लड़ रहे हैं। फिलहाल तो ये भी हम लड़ रहे हैं कि मुंबई जो फ्री ऑफ कॉस्ट अदानी जी को दी जा रही है, सबसे करप्ट और इनकॉम्पिटेंट अगर गवर्नमेंट हमारे देश के इतिहास में कोई हो तो ये एकनाथ शिंदे और भाजपा की गवर्नमेंट है। अदानी और भाजपा ये एक दूसरे का नाता तो पूरे दुनिया को पता है। कौन किसका मालिक है ये भी सबको पता है। आपको याद होगा मोदी साहब ने एक बार कहा था कि द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। और जिस बिजनेस में अभी आज ये है, क्या ये बिजनेस गवर्नमेंट में है या गवर्नमेंट बिजनेस में है? क्या ये बिजनेसमैन है या भाजपा के मालिक है? हेलीकॉप्टर को लेके बहुत चर्चा है। एक दिन में 2 बार आपके 24 घंटों में 2 बार। 24 घंटे में 2 बार आप कल और आज में उद्धव ठाकरे साहब का सामान चेक हुआ। लेकिन ये एक तरफा हुआ। कभी आपने जो कल और परसों हुआ उसके पहले कभी भी सीएम की बैग चेक होती हुई देखिए? आज नौटंकी के दौर पे हुई। प्राइम ओपोनेंट है, वो समझ में आता है, ग्राउंड चले हैं। आपके पहले मतलब 2 बार साउथ मुंबई से हार भी चुके हैं। मेरे दादाजी का फोटो जो मेरे पिताजी ने खींचा है वो भी चुराने की कोशिश की। कल हमारा सरनेम लेके घूमेंगे, लेकिन खुद के पिताजी के फोटो लगाने के लिए शर्म लगती है उनको। ये तो डरपोक लोग हैं, एकनाथ शिंदे और सारी उनकी जो अलीबाबा और 40 चोर की टीम है। महाराष्ट्र की चुनाव है और हमारे साथ आदित्य ठाकरे हैं। कैंपेन लगातार कर रहे हैं, खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं और आदित्य ठाकरे परिवार के पहले सदस्य हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा और युवा भी हैं और काफ़ी एनवायरनमेंट को लेकर के, क्योंकि आप मंत्री थे, आर्य फॉरेस्ट और अलग तरीके का अप्रोच है इनका पॉलिटिक्स में। कैसा चल रहा है आप लोगों का कैंपेन? चल ही रहा है, पिछले 2 सालों से तो हम लड़ रहे हैं। 2 सालों से अगर आप देखें तो महाराष्ट्र की लूट ये तो चल ही रही है एकनाथ शिंदे और भाजपा के हाथों से। फिलहाल तो ये भी हम लड़ रहे हैं कि मुंबई जो फ्री ऑफ कॉस्ट अदानी जी को दी जा रही है उसके भी खिलाफ लड़ रहे हैं। तकलीफ सिर्फ एक ही बात की है कि 2 साल पहले इन्होंने जो सरकार बनाई, डेमोक्रेसी की तो हत्या की ही, लोकतंत्र की हत्या की, संविधान को बाजू में अभी भी रखा है महाराष्ट्र में। लेकिन उससे भी सबसे और ख़राब बात यह है कि पिछले 2 सालों में इस राज्य में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो अच्छी हम कह सके या ठीक कह सके। अगर आप देखें तो जॉब्स चले जा रहे हैं गुजरात में, इंडस्ट्रीज़ का एक्सोडस हो रहा है, किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं। और ये यानी सबसे करप्ट और इनकॉम्पिटेंट अगर गवर्नमेंट हमारे देश के इतिहास में कोई हो तो ये एकनाथ शिंदे और भाजपा की गवर्नमेंट है। क्योंकि आपने शुरुआत में अडानी का नाम लिया, धारावी पे काफ़ी आप बोलते रहे हैं। एक इंटरव्यू में 2 दिन पहले अजीत पवार साहब ने कहा है कि 2019 में, एग्जैक्ट वो कोट पढ़ देता हूँ, वैसे सबको पता ही है, वो उन्होंने कहा कि 2019 में महाराष्ट्र की सरकार बनवाने के लिए एक बैठक कहाँ हुई थी, सब लोग वहाँ थे, अमित शाह वहाँ थे, गौतम अडानी वहाँ थे, प्रफुल्ल पटेल वहाँ थे, देवेंद्र फडणवीस वहाँ थे, अजीत पवार वहाँ थे, पवार साहब वहाँ थे। यानी 2019 में जब बीजेपी के साथ कोशिश हो रही थी कि बात हो तो अडानी वो डील ब्रेक करा रहे थे, ये चर्चा हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया है। कहने की बात कुछ रही है क्या? क्योंकि जिन्होंने हमारी सरकार गिराई शायद इनका उसमें भी हाथ होगा, जिन्होंने ये नई सरकार बनाने की कोशिश की उसमें तो हाथ था ही, ये तो दुनिया को पता है। लेकिन शायद इसी का नतीजा हो कि इस कंट्रीब्यूशन की वजह से मुंबई के 1080 एकड़ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। धारावी का, धारावी हो या मुंबई के अलग अलग एकड़ हो, धारावी ये नाम है सिर्फ। धारावी तो 300 एकड़ है, फिर उसको और 250 एकड़ अटैच कर दिए तो 240 एकड़ हो गए, 540 एकड़ हो गए, और फिर पूरा ये 540 एकड़ एक्स्ट्रा 540 एकड़ अक्रॉस मुंबई अगर आप ले तो 1080 एकड़ हो जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मुंबई जैसे शहर में किसी को भी मिल सकता है, तो ये तो एक थैंक यू नोट करके दे रहे हैं उनको। आपको पता था कि जो मीटिंग हुई थी, जो 2019 की मीटिंग के बारे में पवार साहब जिक्र कर रहे हैं, अजीत पवार साहब जिक्र कर रहे हैं? अदानी और भाजपा ये एक दूसरे का नाता तो पूरे दुनिया को पता है। कौन किसका मालिक है ये भी सबको पता है, भाजपा किसकी पार्टी है ये सबको पता है। लेकिन इस मीटिंग के बारे में तो इसी इंटरव्यू से पता चला। इतना रोल है अडानी साहब का। और मैं एक सवाल और पूछूंगा और बाकी पॉलिटिकल सवाल पर आऊंगा, क्योंकि ये मामला एक बहुत पॉलिटिकल इशू हो गया और हर अखबार में, और ये बहुत चर्चा का विषय है। मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना, आपने कहा कि हम वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ नहीं हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वेल्थ क्रिएटर्स पॉलिटिकल मीटिंग्स में डील ब्रेक करा रहे हों, सरकार बना गिरा रहे हों, ऐसे नैरेटिव
सामने आ गया, अजित पवार सब कह रहे हैं, लेकिन उसमें शरद पवार भी मीटिंग में शामिल थे, जो अब आपके एक सहयोगी हैं और कहा जाए वो भी नेतृत्व साथ में कर रहे हैं उद्धव साहब के साथ। तो आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज है। बिल्कुल नहीं, देखिए पवार साहब तब भी हमारे साथ रहे, इनकी 48 आवर्स की सरकार थी तभी भी हमारे साथ रहे, हमारी सरकार थी तभी भी हमारे साथ रहे, और अब पिछले 2 सालों में भी जब उनकी भी पार्टी फूटी तो भी हमारे साथ ही रहे, हम उनके साथ रहे। तो ये एक नाता बन गया है, विश्वास तो यही है। लेकिन आपको याद होगा मोदी साहब ने एक बार कहा था कि द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, और जिस बिजनेस में अभी आज ये है, क्या ये बिजनेस गवर्नमेंट में है या गवर्नमेंट बिजनेस में है, क्या ये बिजनेसमैन है या भाजपा के मालिक है, ये भी तो बताएं। और मुझे ये भी आपत्ति नहीं है कि अगर आप पत्रकार हो, बिजनेस हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के मीटिंग में बैठते हो, कुछ बात बनाते हो, बिगाड़ते हो, वो आप इंसान हो, कर सकते हो, आपका अधिकार है। लेकिन मेरी आपत्ति उस बात पे है, मेरी ऑब्जेक्शन उस बात पे है कि आप मेरे मुंबई को लूट रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट मुंबई के 1080 एकड़ ले रहे हो, और फिर खुद तो दुनिया के सबसे अमीर बनोगे, लेकिन मेरे मुंबई के धारावी में 2 लाख लोगों को बेघर करोगे। ये कौन सी बात होती है? ये अन्याय है, ये ज्यादती है, उसके खिलाफ हूँ मैं। कोई किसी मीटिंग में बैठे, ठीक है, वो उनकी बात होती है, वो भाजपा की बात है, वो राष्ट्रवादी की बात है। हेलीकॉप्टर को लेके बहुत चर्चा है, एक दिन में 2 बार आपके 24 घंटों में 2 बार, 24 घंटे में 2 बार आप उद्धव कल और ठाकरे साहब, आज में वैसे। उद्धव ठाकरे साहब का सामान चेक हुआ, उन्होंने भी वीडियो बनाया, वैसे फोटोग्राफी का उनको शौक है, और उन्होंने वो अपना जो उनका कार्य कौशल है फोटोग्राफी में वो दिखाया भी, और सामना के भी एडिटर है, वो जर्नलिस्ट भी थोड़े से हैं। तो लेकिन चुनाव आयोग को तो पूरा अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, लेकिन ये एक तरफा हुआ। कभी आपने जो कल और परसों हुआ उसके पहले कभी भी सीएम की बैग चेक होती हुई देखिए? आज नौटंकी के तौर पे हुई, और फिर डीसीएम हो या सीएम हो, ईसी आने के पहले 1-2 कोई एजेंसी के कैमरे आ जाते हैं और लग जाते हैं पहले दिखाने के लिए कि देखो कितने विनम्र है, पूरी इमेज मेकिंग शुरू हो जाती है। वैसे ही कभी आपने मोदी साहब की कभी हेलीकॉप्टर की चेकिंग के बारे में सुना है? जो वो एक आपको याद होगा ट्रंक लेके गए थे किसी इलेक्शन में, उड़ीसा में शायद बहुत बड़ी ट्रंक लेके गए थे, उसमें क्या था, वो ट्रंक कहाँ गई? अगर पीएम के हेलीकॉप्टर में ट्रंक आए तो वो तो नेशनल सिक्योरिटी की बात है, वही है, तो फिर क्यों नहीं जनता को पता है? यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक तरफा है, ये ज्यादती है, ये इलेक्शन कमीशन से एक तरफा सब कारोबार चल रहा है। इलेक्शन कमीशन को बायस और बिल्कुल हमारी बैगें चेक करे, उनको लगे तो बैगें आके भरो भी हमारी, उनको पता ही चलेगा कि क्या जा रहा है उसमें, कपड़े भरो दिन के हम जो जाते हैं, वो सब ठीक है, हमारे साथ ये सब करो। वीडियोस आ देख, गडकरी साहब का चेक हुआ, हाँ, लेकिन ये कब हुआ सब? जब हमने उनको एक्सपोज किया, तब ये एक्सपोज के बाद ही उनकी सब शुरुआत हुई है। आप वर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, हम कल मिलिंद देवड़ा साहब का इंटरव्यू करने के लिए गए और उनसे कुछ सवाल पूछे, तो उन्होंने हमसे बोला कि आपसे वो सवाल पूछेंगे हम आपसे। मिलिंद देवड़ा साहब एक ओपोनेंट हैं आपके सामने और वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ मैं हूँ, मेरे साथ और यानी हम पूरे 10 लोग हैं जो उम्मीदवार हैं, और मुझे लगता है 10 ही के 10 सभी का आदर करता हूँ मैं। नहीं, सबका आदर तो करते हैं, पर मिलिंद देवड़ा प्राइम ओपोनेंट हैं, वो समझ में आता है, ग्राउंड चले हैं, आपके पहले मतलब कांग्रेस में 2 बार साउथ मुंबई से हार भी चुके हैं। अभी जो आए हैं वो टाइम पास करने आए हैं, क्योंकि ना राज्यसभा की सीट छोड़ने को तैयार है, ना कुशनिंग छोड़ने को तैयार है। राज्यसभा का इस्तीफा दीजिए, आइए लड़िए। वो कह रहे हैं कि आप 5 साल एमएलए रहे, आपने वर्ली के लिए कुछ नहीं किया, आप नतीजों में उनको पता चलेगा। देखिए, मैं उनको जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप जो कि पूछ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ली एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पूरे देश का एक रिफ्लेक्शन है, सारे समाज के लोग, सारे जाति के लोग, सारे धर्म के लोग, सारे भाषा बोली के लोग वहाँ रहते हैं। बहुत सारे लोग देश भर से वहाँ सपने लेके आते हैं कि हमें कुछ रोजगार मिलेगा, जॉब मिलेगा। कष्ट करने वाले लोग, दिन में मेहनत करने वाले लोग, वहाँ से बाहर जाके काम करने वाले लोग, ये भी वहाँ रहते हैं। फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी काफ़ी है, क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स अभी पिछले 5 सालों में वहाँ शिफ्ट हुए हैं। उसी वर्ली में अगर आपने देखा होगा तो कोस्टल रोड साउथ बाउंड, ये बीएमसी का हमारा सपना था, वो हमने शुरुआत की थी। अगर ये सरकार नहीं होती, हमारी सरकार होती, तो दिसंबर 2023 तक पूरा कर दिखाते थे। उसी वर्ली में जो बीडीडी चॉल्स है, 100 साल पुरानी इमारतें हैं। परसों में एक इमारत में गया है, 1923 की इमारत है, यानी 101 साल उसे पूरे हुए। 25 साल से, यानी जब मैं 5 साल का था तब से ये पूरा एक मूवमेंट शुरू हुआ था कि इसको भी रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए। 2016 में देवेंद्र फडणवीस जी ने वहाँ जाके नारियल भी फोड़ा था, लेकिन 16 से लेकर 21 तक कुछ नहीं हुआ।
2021 में हमने फिर एक बार भूमि पूजन किया, बिना कॉन्ट्रैक्टर चेंज किए हुए, बिना एस्केलेशन। आज अगर आप देखिए तो हमारी पुश की वजह से, हमारी जब सरकार थी, पूरा जो पुश था वो लगाया हमने, और आज टावर 1 फेज 1 की इमारत तैयार है। दिसंबर या जनवरी में जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको की हैंडओवर हो जाएगी। फेज 2 फेज 3 चालू हो गया है। फिर वो बीडीडी वर्ली हो, बीडीडी नामजोशी हो, बहुत सारे ऐसे सारे स्लम रिहेबिलिटेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, फिर वो जीजामाता नगर हो, मरियम नगर हो, वीपी नगर हो, जनता कॉलोनी हो, शिवाजी नगर हो, 17 साल से 18 साल से पेंडिंग थे, वो भी शुरू हो गए। सिद्धार्थ नगर, प्रेम नगर जल्दी शुरू हो जाएंगे। जीके मार्ग करके जो गणपतराव कदम मार्ग है, वहाँ दोनों साइड पे चार्ल्स है, वो चार्ल्स को अभी रीडेवलपमेंट करने के लिए सारे लोग एक साथ आ गए। पुलिस हाउसिंग की बहुत ही खराब सिचुएशन थी। अगर आप पहले की फोटोज देखें और अभी की फोटोज देखें तो पुलिस हाउसिंग की बहुत ही खराब सिचुएशन थी। पुलिस हाउसिंग के लिए मैंने 90 करोड़ लाए, जिनको स्थगित इन्होंने किया था। काफ़ी झगड़ के मैंने वापस वो फंड शुरुआत की थी। अभी तो कलरिंग हो गया, रिपेयर वर्क हो गया, लेकिन मेरा सपना है कि वहाँ जो पुलिस क्वार्टर्स है उनकी इमारतें फिर से बनाए, नई इमारतें बनाए। बहुत सारे, लगभग 1000 सर्विस क्वार्टर्स हमें मिलेगी वर्ली में। रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों के लिए भी मुझे वहीं घर बनाने हैं, जो पीढ़ियों से पुलिस में सर्व करते आए और मुंबई को सर्व करते आए। तो ये सारी बातें तो हुई हैं, और अगर ये नहीं होती तो आज वर्ली में कोलीवाड़ा से लेके हाई राइज तक, स्लम से लेके चॉल्स तक, ये सारे लोग खुशी से साथ मिलकर नहीं रहते। बहुत सारी जो कंपनियों के हेडक्वार्टर्स, मीडिया कंपनी के हेडक्वार्टर्स, स्टूडियोज वर्ली में आए हैं, वो नहीं आते। वर्ली में है। वर्ली शिवडी कनेक्टर जो है, जो वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट लेके जाता है, हमने 2021 में काम की शुरुआत की थी। 2022 तक 48% काम हमने पूरा किया था। 22 से लेके अभी तक सिर्फ 57% काम हुआ है। यानी एकनाथ शिंदे ने सिर्फ 9% काम किया है, लेकिन एस्केलेशन तो किया है। तो काम तो है, इसलिए जनता का प्यार मिल रहा है। एकनाथ शिंदे साहब का नाम लिया आपने। आपने जब पॉलिटिक्स शुरू की, पहली बार एमएलए थे आप, 2019 में बने, तो एकनाथ शिंदे साहब आपके साथ थे, आपके प्रचार में साथ थे। आपको कहा जाए पॉलिटिक्स में, जाहिर सी बात है आपको लाने वाले तो वो नहीं है, आपकी इतनी पॉलिटिकल लेगेसी है, लेकिन हाँ जरूर करीबी थे उनको जो आपके। लाने वाले थे वो मेरे पिताजी, उन्हीं का विश्वासघात उन्होंने किया। तो बहुत जल्दी आपको ये चैप्टर मिल गया अपनी पॉलिटिकल लाइफ बिल्कुल में। बिल्कुल। देखिए, मैंने तो पहले भी देखा है, 2004-2005 में हमारी पार्टी में बगावत हुई थी, गद्दारी हुई थी। उनको तो 20 साल से अभी सैलरी नारायण राणे साहब, बिल्कुल, उनको तो सैलरी मिलती है हम पे बात करने पे, हमें गाली देने अच्छे में, बयान देते हैं आपको, लेकिन गंदी बातें करके, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में सबसे कमेंट करते सबसे हैं। गंदे कमेंट्स उनसे आते हैं, हम उनको देखते भी नहीं है। आपके बारे में ज्यादा पर्सनल मुझ कमेंट पे करते हैं। है, मेरे पिताजी के बारे में है, मेरी फैमिली के बारे में है, कोई गलत बातें, अनशन बातें, ये सारी गंदी बातें वही करते हैं। लेकिन हम देखते भी नहीं उनके पास, क्योंकि हमें पता है कि उनका जो घर है उसी पे चलता है, उनको उनकी सैलरी उसी के लिए मिलती है कि हमें गाली दीजिए। चलो वो बात हुई। फिर 2006 में मनसे हुई, वो भी अलग हुई। तो ये पहले से मैंने देखा था, लेकिन ये कभी मैंने नहीं देखा था कि जिस मंत्री को 2.5 साल, जो मंत्री एकदम खुश है, नगर विकास का खाता है, जो कभी सीएम दूसरे को देते नहीं है, ताकत है, पावर है, सब कुछ दिया है, आन बान शाम सब है, वो छोड़ के खुद जेल में जाने वाले हैं। इसलिए पार्टी चुराने की हिम्मत की, पार्टी के लोगों चुराने की हिम्मत की, पार्टी का नाम चुराने की हिम्मत की। मेरे दादाजी का फोटो जो मेरे पिताजी ने खींचा है वो भी चुराने की कोशिश की। कल हमारा सरनेम लेके घूमेंगे, लेकिन खुद के पिताजी के फोटो लगाने के लिए शर्म लगती है इनको। जब हम बॉम्बे में आए तो हमने देखा जो उनके पोस्टर्स लगे हैं, उसमें एक तरफ बाला साहब ठाकरे की बड़ी फोटो लगा रखी है उन्होंने। वो मुंबई में क्या, पूरे महाराष्ट्र में मेरे दादाजी की फोटो भी हर पार्टी की लगा रही है, लेकिन ये चोर भी लगा रहे, उसका दुख है। वो कहते हैं कि भाई बाला साहब की लेगेसी, मतलब किसी बाला साहब की कॉपीराइट थोड़ी ना है। लेगेसी, बाला साहब की लेगेसी दिल्ली के सामने झुकना नहीं है, बीजेपी के सामने झुकना नहीं है, गुजरात को इंडस्ट्रीज भेजना नहीं है। ऐसे अगर उनकी लेगेसी होती तो यहाँ बगावत करते, हिम्मत वाले होते। ये तो डरपोक लोग हैं, एकनाथ शिंदे और सारी उनकी जो अलीबाबा और 40 चोर की टीम है। भाग के गए थे सूरत में, फिर आपने तो कवर किया है था, आपने देखा था कौन सी स्थिति में वो ऐसे ऐसे बाहर आ गए और गए थे गुवाहाटी। उसके बाद टेबलों पे कैसे नाचे ये लोग। क्या ये कभी किसी राजनेता के संस्कार होने चाहिए, सेवक के संस्कार होने चाहिए? 40 एमएलए गए। आपका एक हालिया बयान है जिसमें आपने कहा है कि गद्दारों को बर्फ की सिल्ली पर लिटाऊंगा। नहीं, मैंने 2-4 ऐसे गद्दार हैं जो गुंडागर्दी में अभी बहुत से व्यस्त हैं, लोगों को जाके तकलीफ करते हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को भगाने की कोशिश करते हैं, स्क्रैप का माफिया हो, ड्रग का माफिया हो, किसी के घर में जाके कोई एक्सटॉर्शन करो। ये 2-4 जगह पे चल रहा है। ठाकरे को गुस्सा आ जाता है, बिल्कुल आता है। कोई ज्यादती हो, कोई अन्याय हो तो गुस्सा आता ही है। तो मैंने उनको कहा है कि याद रहे
किसी भी इंसान को, किसी भी नागरिक को वोटिंग के दिन पे धमकाने की कोशिश की, तकलीफ देने की कोशिश की, उसके पहले भी और बाद में भी बर्फ की लादी पे मैं सुलाऊंगा उसको। हड़का देते हैं आप ऐसा? नहीं, ये तो लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई ना। कोई गुंडा हो तो उसको, उसके साथ कैसे बर्ताव करेंगे आप? अब इसमें ये लॉ एंड ऑर्डर पे बात है, उसकी तो आरती नहीं कर सकता मैं, उसको गले नहीं मिल सकता। ये लॉ एंड ऑर्डर पे बात है और ये सवाल बहुत लाजमी है कि मैं आपसे पूछूं। कैंपेन महाराष्ट्र में, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स बहुत करीब से कवर करता हूं। इस बार महाराष्ट्र में आया तो लगा कि वो जैसे कैंपेन होता है ना, वहाँ पे बटेंगे तो कटेंगे, और इस बार बटेंगे तो कटेंगे नारा यूपी से शुरू हुआ और मैं तो सहमत हूँ। योगी आदित्यनाथ साहब यहाँ पर लाए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सहमत हूँ। होर्डिंग्स लग रहे हैं, बहुत कम्युनिटी चार्ज्ड अप कैंपेन है नहीं, मैं महाराष्ट्र दोनों में दोनों बीजेपी नारों का। से सहमत हूँ। बटेंगे तो कटेंगे बिल्कुल बराबर है। अगर हम महाराष्ट्र अपने में ही बट गया, अलग अलग जातियों में, धर्म में, तो हमारा जो पॉकेट है वो कट जाएगा। भाजपा हमें लूटना चाहता है। हम बटेंगे तो कटेंगे, हमारा पॉकेट कटेगा, क्योंकि भाजपा सिर्फ यही सोचता है, बटेंगे कटेंगे, लूटेंगे छाटेंगे मारेंगे, उसके आगे कोई होता नहीं उनके पास, सोच ही नहीं उनकी। दूसरी है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा नारा है, क्योंकि हम महाराष्ट्र करके एक रहेंगे तो भाजपा से 2 हाथ दूर सेफ रहेंगे। लेकिन आप लोग भी लेकिन मुझसे कहिए, ठीक। मैं ये जो अभी यूपी के सीएम साहब आ रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि विकास मॉडल, हमसे बॉलीवुड छीनना चाहते थे, इंडस्ट्रीज छीनना चाहते थे। ये विकास का मॉडल जो उनका है, कोविड में क्यों नहीं देखा? जैसे गंगा में लाशें बह रही थी, क्या महाराष्ट्र में भाई? जैसे सूरत में ऑक्सीजन नहीं था इसलिए हाल बेहाल लोग रास्ते पे थे महाराष्ट्र में थे। हमने तो यूपी के माइग्रेंट लेबर हो या कोई यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, छत्तीसगढ़ के हो, गुजरात के हो, केरल के हो, हमने सबको कहा था आप इसी देश के नागरिक हो, आप हमारे हो, महाराष्ट्र में ही रहिए, सेफ रहेंगे। जब ये बहुत सारे माइग्रेंट लेबर चल के आए, बस से आए, गुजरात आए, बिहार आए, यूपी आए, उन पे तो सैनिटाइजर स्प्रे किया था, जैसे कि वो इंसान ही नहीं है, कोई चीज़ है, ऐसे स्प्रे कर दिया था उन पे। ऐसे तो ट्रीटमेंट महाराष्ट्र में नहीं मिल रही थी। तो ये किस मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं? ये जो भाजपकरण हो रहा है महाराष्ट्र का, उनके उसके खिलाफ मैं हूँ। ये जो बीजेपी की आइडियोलॉजी आ रही है ना महाराष्ट्र में, मॉब लिंचिंग, या आप कौन से रंग का कपड़ा पहन रहे हो उससे आपका धर्म क्या है, आप क्या खाते हो उससे आपका धर्म क्या होता है। मेरा धर्म इतना शैलो नहीं है। मेरा धर्म ये जो भूमि मैं है ये एक महाराष्ट्र, सवाल पूछ लेता हूँ, फिर आप बताइएगा, जी। तो ये और क्लैरिटी का बता पाएंगे। एक हिंदुत्व की राजनीति तो आप भी करते हैं, आप भी राम मंदिर निर्माण, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन को अपने एक बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते हैं आप। और देखिए, हमने बीजेपी जब भी तो वही कर रही 2018 में जब अयोध्या गए थे रामलला के मंदिर में, तब भाजपा भूल गई थी रामलला को। तब हमने कहा था पहले मंदिर फिर सरकार। 2019 में हमारी सरकार बनने पर भी हमने 2-3 कांग्रेस के भी विधायक हमारे साथ आए थे, वो भी दर्शन करना चाहते थे, तभी गए थे। फिर और एक बार गए, फिर अयोध्या में वापस 2022 के जून में गया था, हमारी सरकार गिरने के 5 दिन पहले। तो हमारी जो आस्था है, एकनाथ शिंदे साहब भी वो तो साथ थे है, आपके। वो तो आए थे, गद्दार थे साथ में, उन्होंने तो रावण लाज लाया है महाराष्ट्र में। लेकिन हमारी आस्था जो है वो है। लेकिन मेरा हिंदुत्व ये नहीं कहता है कि किसी को मारो, पीटो, काटो, अगर आप ये खाओ तो आप हिंदू नहीं हो, आप मंदिर जाओ तो मंदिर ना जाओ तो हिंदू नहीं हो, आप ये भक्ति ना करो तो हिंदू नहीं हो, आपने ये रंग का ये कपड़ा पहने तो हिंदू नहीं हो। ये मेरी मान्यता नहीं है, मेरी सीख नहीं है। महाराष्ट्र में कभी भी मॉब लिंचिंग जैसी बातें, ये खाओ ये ना खाओ, मंदिर में इतने बार जाओ, ये रंग पहनो ये रंग नहीं पहनो, ऐसे हिंदुत्व नहीं था। ये जो सारी बातें हमारे हिंदुत्व की थी, अगर हमारे धर्म पे कोई चल के आए तो जाहिर सी बात है हमारे धर्म के रक्षण के लिए हम खड़े रहेंगे। लेकिन पिछले कई सालों से इसी महाराष्ट्र में सारी समाज, सारे धर्म, सारी जातियाँ हमारे साथ, कभी हमने बीएमसी के माध्यम से सेवा की है या कभी थाने म्यूनसिपल या कहीं भी, सारे लोगों की सेवा की है, धर्म ना देखते हुए, जाति ना देखते हुए। क्योंकि हमारा हिंदू तो ये भी कहता है कि हृदय में राम, हाथ को काम। अगर जब कोई युवा काम चाहता है, रोजगार चाहता है, वो कभी लेबल नहीं लगा के आता कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ या सिख हूँ या पारसी हूँ। मुझे तो जॉब चाहिए, मैं इस देश का नागरिक हूँ, यही मेरा धर्म कहता है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस अच्छा था महाराष्ट्र में, आपने हरा दिया महायुति को, यानी एनडीए गठबंधन को हरा दिया। काफी लेसन ऐसा लगता है महायुति ने लिया है। सवाल एक और दिमाग में आ गया, जो योगी जी की बात हो रही थी उत्तर प्रदेश की, वो देवेंद्र फडणवीस साहब भी काफी कम्युनिटी चार्ज अप बयान दे रहे हैं, वो औरंगजेब के जिहाद की। जब भाजपा हारने आती है ना, तब इसी पे चलता है उनका, हिंदू मुस्लिम, फिर जातियों का राजकारण, फिर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, बांग्लादेश घुस गए हैं, रोहिंग्या घुस गए। ये भूल जाते हैं कि 10 साल उन्हीं की सरकार है, और भाजपा की बहुमत की सरकार में अगर हिंदू खतरे में हो तो भाजपा की सरकार ना रहे तो बेहतर है ना।
अच्छा, ये मैं उस पे आऊंगा। एक ये सवाल होगा, एक आइडियोलॉजिकल, अजीत पवार साहब ने कहा कि आइडियोलॉजी क्या होती है, सत्ता में आना सब कुछ होता है। यही तो तकलीफ है। तो आप लोगों का भी क्या लगता है कि थोड़ा हमारी आइडियोलॉजी हमारे संविधान है, हमारी अच्छा, आइडियोलॉजी हमारा लोकतंत्र है, हमारी आइडियोलॉजी हमारा हिंदुत्व भी है जो भाजपा से दूर है। बाला साहब की तस्वीर पीछे है, मैं इसीलिए बिल्कुल, और बिल्कुल हमारा हिंदुत्व और हमारी आइडियोलॉजी भूमिपुत्र भी है, और हमारी आइडियोलॉजी हर युवा को रोजगार देना भी है। बाला साहब हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, तो हमारा संविधान तो सेकुलरिज्म लेकिन 5 उन्होंने मूल ये भी तत्वों में उन्होंने है। ये भी कहा है कि अगर कोर्ट में देशभक्ति सिखानी हो तो कोर्ट में हमारे धर्म ग्रंथों पे शपथ लेने से अच्छा है संविधान रखो और उस पर शपथ लो। तभी तो सेक्युलर वर्ड था ना उसी में। वो उनकी आइडियोलॉजी कभी देश के संविधान से, लोकतंत्र से कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं थी। भाजपा की मेन कोर डीएनए आज की जो भाजपा है उसका कोर डीएनए भारत के खिलाफ है, हिंदुस्तान के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। लाडकी बहन योजना, कुछ बात हो रही थी हमारे, उसका असर हमें अपनी जो थोड़े बहुत रिपोर्ट या हमारी बातचीत हुई उसमें नज़र आता है। बहुत चुनाव आयोग पर आप बात कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन जो डायरेक्ट ये कैश ट्रांसफर हुआ बिल्कुल। अकाउंट में देखिए, 2 करोड़ 75 लाख महिलाओं के, कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट हो तो होता ही है, पॉजिटिव होता है। महाराष्ट्र में ऐसी पहले भी स्कीमें थी, आज भी स्कीमें हैं, जैसे संजय गांधी निराधार योजना है, बहुत सारी स्कीम है जो जिनको ज़रूरत है उन्हें हेल्प करने की स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है। लाडली बहना इनको बहन कब याद आई है? चुनाव के 2 महीने पहले, जब ये इनको पक्का पता है कि चुनाव हारने वाले जो बहनें हैं। और मैं ये नहीं मानता कि किसी भी महिला को उनको आधार देने के लिए, आदर मिलने के लिए, सम्मान किसी का करने के लिए, कोई हमारी बहन हो या माँ हो या बेटी हो, कोई भी महिला हो सकती है, उसका सम्मान करना ज़रूरी होता है। लेकिन उनको भी पता है, महाराष्ट्र की महिलाओं को पता है कि ये जुमला है, चुनाव के बाद ये बंद करेंगे। जो 15 लाख देने वाले थे आज 1500 दे रहे हैं, कल 150 भी देने में कोई शर्म नहीं है। योगी जी ने तो बांटा है ना 300 रुपए के चेक अभी को। हम कह रहे हैं कि हम 3000 देंगे क्योंकि मोदी जी के राज में जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उसमें 3000 तो कम से कम मिलना जरूरी है। आखिरी सवाल आपसे, मुझे बता, आपको कैंपेन में जाना है ना, महायुति ने अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस किया है, क्योंकि उनमें कोई एकमत नहीं है। तो आप लोगों ने भी तो नहीं किया। महाराष्ट्र हमने विकास, कंसेंसस है कि हम कंसेंसस से ही जाहिर करेंगे। मतलब उन्होंने नहीं उनमें दिया नहीं, तो नहीं, कंसेंसस नहीं, नहीं है, देखिए, आपने नहीं दिया तो आपने नहीं, बात कंसेंसस से सीधी डिसाइड है। किया कि हम नहीं देंगे। बात सीधी है। देखो, अगर हम दोनों तय करें कि चुनाव के बाद तय करना है हमें सीएम का फेस कौन होगा, महाराष्ट्र की जनता तय करेगी और वही कंसेंसस रहेगा। पता है हमें, ठीक है, मामला खत्म हुआ, कोई झगड़ा नहीं है। उनमें अगर आप देखें तो उनमें घमंड है, स्वार्थ है कि मुझे बनना है, तुझे बनना है। और उन्होंने यही कहा कि आइडियोलॉजी नहीं, अभी पहले पद हासिल करो। अगर ये नहीं होता तो कोई, जैसे मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना है, तो कोई मुख्यमंत्री लगाता है, कोई नहीं लगाता है, कोई देवा बहू लगाता है, कोई और कुछ लगाता है, कोई पिंक लगाता है, कोई ऑरेंज लगाता है। ये झगड़ा है, हमें झगड़ा नहीं है। अगर आप देखें तो हमारी सारी कैंपेनिंग एक ही है, हमारे सारे रंग एक है, हमारी थीम एक है, और हमारे सारे नेता एक ही मन से एक ही बात कहते हैं, क्योंकि हमें महाराष्ट्र को जिताना है। आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस जिसने लोकसभा में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, कम सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग कंसेंसस बना, बड़ा काफी मीटिंग्स हुई, 7 बार बिल्कुल। मीटिंग्स हुई, बातचीत और नहीं हमें हुई, अगर आप कोई- लोग बिल्कुल एक हैं अंदर से। बिल्कुल एक है। और ये मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ कि अगर आपने देखा होगा तो लोकसभा में कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। 1 से 13 पे गए, हम 9 पे हैं, एनसीपी मुझे लगता है 8 पे है। जी, हम हमारे दोस्तों के लिए बहुत खुश हैं। अगर कोई हमारे जैसा या हमसे भी अच्छा परफॉर्म करे अलायंस में, हमें खुशी है। बस आगे सवाल मुझे याद आ गया, बातचीत होती रही है जी। क्योंकि महाराष्ट्र की इलेक्शन 2019 से 2024 में बिल्कुल बदल गई, पूरी पॉलिटिक्स बदल गई। इलेक्शन ही नहीं हुई है 2 साल से, तो हम राह देख रहे हैं इलेक्शन कब होगी। कॉन्स्टिट्यूशनली ये 40 गद्दारों को चुनाव फेस करने थे। कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे 10 शहरों में चुनाव होने चाहिए थे। हमारे पुणे हो या चंद्रपुर लोकसभा 1.5 साल से बाइपोल नहीं हुए थे, क्योंकि भाजपा को हारने का डर है। तो लोकसभा चुनाव के बाद, सॉरी, विधानसभा चुनाव के बाद रिजल्ट्स में ऊपर नीचे कुछ हुआ तो हमने देखा बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट हुए, पार्टियां टूटी, अजीत पवार गए, फिर वापस आए, फिर आपने सरकार भाई बनाई, फिर एकनाथ साहब चले गए, अजीत पवार चले गए, इतना कुछ हो गया। तो इस बार भी क्या कुछ लग रहा है ऐसा, अगर कुछ होगा कल को और एकनाथ साहब आए बोले कि नहीं थी, पुराना भूल जाते हैं, हम लोग मिलके वापस आते हैं, या देखिए, कुछ अगर ऐसा? अगर किसी ने सिर्फ पार्टी बदली होती, इस्तीफा देके वहाँ चले जाते थे। बहुत सारे लोग विचारधारा बदलते रहते हैं, पार्टियाँ बदलती रहती है। कोई सत्ता के लिए करता है, कोई विचारधारा के लिए करता है, ये तो राजनीति होती है।
लेकिन जो इन्होंने किया है वो सबसे गंदी चीज़ की है। पार्टी चुराना, पार्टी का नाम चुराना, पार्टी का लोगो चुराना, हमें ख़त्म करने की कोशिश, ये तो की, लेकिन सबसे गंदी चीज़ इन्होंने की कि महाराष्ट्र को लूटा है इन्होंने और महाराष्ट्र को पीछे लेके गए। इनको माफ़ी नहीं। एकनाथ शिंदे के रास्ते के लिए रास्ते बंद बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, दरवाजे बंद हैं, बिल्कुल, कभी भी कभी भी। विपक्ष में रहना मंजूर है आपको? बिल्कुल। कल कोई स्थिति आएगी नहीं तो? आएगी वैसी स्थिति। अगर आई तो कभी? अगर मगर मैं जाऊंगा ही नहीं, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी आ रहे हैं कैंपेन करने के लिए आ रहे हैं, मुझे लगता है कल परसों भी थे। कल आपके साथ? नहीं, हम सारे लोग अलग अलग इस पे जा रहे हैं, सभाओं में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एरिया कवर करना है। ठीक, थैंक यू आदित्य जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम दिया। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।